हेलो नमस्कार दोस्त। बीके साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगली क्लास में हमने देखा था कोशिका कोशिका के बारे में, कोशिका के खोजकर्ता और उसकी संरचना के बारे में। आज हम देखेंगे दूसरी हेडिंग है कोशिकांग। कोशिकांग में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया आता है। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? इसे कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस कहा जाता है। जिस तरह बिजली घर शहर में प्रवेश बिजली देता है, उसी तरह कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा देता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता अल्टमैन 1886 ईस्वी में किया। बेटा ने इसका नाम दिया था। तो हम लिख सकते हैं इसे कोशिका का ऊर्जा घर, इसे इसे कोशिका का कोशिका का ऊर्जा घर, इसे कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस या पावर हाउस पावर हाउस कहा जाता है या पावर हाउस कहा जाता है कहा जाता है जाता है इसे कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं जिस तरह बिजली जिस तरह जिस तरह बिजली बिजली पूरे शहर में पूरे शहर में बिजली बिजली देता है देता है उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में ऊर्जा देता है में ऊर्जा ऊर्जा देता है। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में किया था। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता अल्टमैन 1886 में किया 1886 ईस्वी में अल्टमैन ने किया। और इसका नाम देने वाले वैज्ञानिक बेटा इसका नाम देने वाले वैज्ञानिक बेटा थे। तो इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया इसे कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस कहा जाता है। जिस तरह बिजली पूरे शहर में बिजली देता है, उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को ऊर्जा देता है। और इसके खोजकर्ता अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में किया था। माइटोकॉन्ड्रिया के नामकरण करने वाले वैज्ञानिक बेटा थे। तो इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने देखा और समझा भी, और बहुत इंपॉर्टेंट है। हर परीक्षा में पूछा जाता है। कोशिका ऊर्जा घर पूछा जाता है और कोशिका का पावर हाउस पूछा जाता है। तो इस प्रकार 2-3 बातें आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला हम देखेंगे, इसके आगे हम देखेंगे लाइसोसोम। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अब इसमें देखेंगे लाइसोसोम के बारे में। अबे लाइसोसोम लाइसोसोम नंबर 2। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। लाइसोसोम जो होता है पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। स्वयं पदार्थों का पाचन करता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे लाइसोसोम। और ये स्वयं फटकर पदार्थ में पाचन करता है। ये एक एकल झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। इनकी संरचना एकल झिल्ली द्वारा होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं
ये पाचन में जिम्मेदार होती है। ये पाचन में जिम्मेदार 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 होती हैं। जिम्मेदार होती हैं, पाचन में जिम्मेदार होती हैं। पाचन में जिम्मेदार होती हैं। स्वयं फटकर पदार्थों में पाचन करते हैं। स्वयं स्वयं फटकर फटकर पदार्थों में पदार्थों में पदार्थों में पाचन करते हैं। पाचन करते हैं। स्वयं फटकर पदार्थों में पाचन करते हैं। ये एकल झिल्ली से घिरी होती हैं। ये एकल झिल्ली से घिरी होती हैं। एकल झिल्ली से घिरी होती हैं। लाइसोसोम एकल झिल्ली से घिरी होती हैं। इसे कोशिका का एटम बम कहा जाता है। इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कोशिका का एटम बम कहा जाता है। एटम बम कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका का एटम बम कहा जाता है, या इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसे आत्महत्या की थैली थैली भी कहा जाता है। आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। थैली भी कहा जाता है। तो हम इस प्रकार देखें, इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसकी खोज क्रिश्चियन डी डूबे ने किया था 1955 ईस्वी में। इसकी खोज 1955 में क्रिश्चियन डी डूबे ने किया। तो इसकी खोज 1955 में क्रिश्चियन डी डूबे ने किया। इसके लिए डी डूबे को 1974 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। इसके लिए डी डूबे को 1974 में नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार मिला। तो लाइसोसोम के बारे में आपने क्या देखा? ये पाचन में जिम्मेदार होते हैं। ये स्वयं फटकर पदार्थों में पाचन करते हैं। एकल झिल्ली से घिरी होती हैं, और इसकी खोज इसको हम कोशिका का एटम बम कहा जाता है, और इसे कोशिका की आत्महत्या थैली भी कहा जाता है। इसकी खोज 1955 ईस्वी में क्रिश्चियन डी डूबे ने किया। इसके लिए उनको 1974 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो इस प्रकार लाइसोसोम के लिए इम्पॉर्टेंट, इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसको परीक्षा की दृष्टि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसको यहाँ से भी पूछा जाता है। इसको एटम बम कहा जाता है, तो पूछ लेता है कोशिका का एटम बम किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कोशिका का एटम बम कहा जाता है। 2 प्रश्न यहाँ से निकल सकते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए। आगे हम देखेंगे गाल्जी काय। अभी गाल्जी काय क्या है? आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझे होंगे। और 2 प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, और कोशिका का आत्महत्या थैली कहा जाता है। अब अगला हेडिंग देखेंगे, तीसरा नंबर, कोशिका में तीसरा नंबर देखेंगे गाल्जी काय। तीसरा गाल्जी काय।
गाल्जी काय। गाल्जी काय क्या है? गाल्जी काय या अंगुली के समान संरचना होती है। अंगुली के समान संरचना होती है। इसे कोशिका का ट्रांसपोर्ट मैनेजर कहा जाता है क्योंकि ये खाद्य पदार्थों का परिवहन ले जाने में मदद करती हैं, परिवहन करती हैं। तो इसे तो गाल्जी काय ये अंगुली के समान संरचना होती है। ये अंगुली के समान अंगुली के समान अंगुली के समान अंगुली के समान संरचना अंगुली के समान संरचना होती है। इसे अंगुली के समान संरचना होती है। इसे कोशिका का इसे कोशिका का इसे कोशिका का ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट मैनेजर भी कहा जाता है इसे कोशिका का ट्रांसपोर्ट मैनेजर भी कहा जाता है क्योंकि अब लिख सकते हैं आगे जानकारी के लिए क्योंकि ये खाद्य पदार्थों का क्योंकि ये खाद्य पदार्थों का परिवहन मतलब ले जाना परिवहन करता है। तो हम गाल्जी काय के बारे में देखें। गाल्जी काय अंगुली के समान संरचना होती है। इसे ट्रांसपोर्ट मैनेजर भी कहा जाता है क्योंकि यह खाद्य पदार्थों को ले जाने में मदद करती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है गाल्जी काय में किसे ट्रांसपोर्ट मैनेजर कहा जाता है? तो ये गाल्जी काय। और यहाँ से भी दो क्वेश्चन बन सकता है। अंगुली के समान संरचना होती है तो ये गाल्जी काय की अंगुली के समान संरचना होती है, पूछा जाएगा क्वेश्चन प्रश्न में तो परीक्षा में। तो अंगुली के समान संरचना गाल्जी काय की होती है और किसे ट्रांसपोर्ट मैनेजर कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम आगे देखेंगे, अगली हेडिंग देखेंगे। अगली हेडिंग क्या है? अगली हेडिंग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम इसको ब्लैक बोर्ड को साफ करके अगली हेडिंग लिखते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगली हेडिंग हम देखेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये 4 नंबर हो गया। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इसे कोशिका का कंकाल कहा जाता है क्योंकि अब देखेंगे क्योंकि कोशिका के अंदर प्रोटीन क्योंकि केंद्रक जैसे अंगों का आधार होता है। अब इसको हम लिख सकते हैं, एक मिनट। इसे कोशिका का कंकाल कहा जाता है। इसे कोशिका का कंकाल कहा जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल कहा जाता है क्योंकि अब इसको देखेंगे क्यों कहा जाता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह केंद्र जैसे अंगों को आधार प्रदान करता है। क्योंकि ये केंद्रक जैसे अंगों को आधार प्रदान करता है।
तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इसे कोशिका का कंकाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कोशिका का कंकाल कहा जाता है। तो पूछ सकता है किसे कोशिका का कंकाल कहा जाता है? तो ये होगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल कहा जाता है। जैसे अंगों के आधार को प्रदान करता है, तो केंद्रक के जैसे अंगों को आधार प्रदान करता है, तो इस प्रकार चौथी हेडिंग हुई। अब इसके आगे हम देखेंगे, इसके आगे कौन सा हेडिंग है? राइबोसोम के बारे में देखेंगे। राइबोसोम परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, इसको ध्यान रखिए। आगे देखते हैं राइबोसोम। अब ये राइबोसोम के बारे में देखेंगे हम। राइबोसोम, राइबोसोम पांचवी हेडिंग हो गया। राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम। अब ये राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम, इसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं इसे प्रोटीन निर्माण का कारखाना कहा जाता है। इसे प्रोटीन निर्माण का, इसे प्रोटीन प्रोटीन निर्माण का, प्रोटीन निर्माण का, प्रोटीन निर्माण का कारखाना, प्रोटीन निर्माण का कारखाना कहा जाता है। प्रोटीन निर्माण का कारखाना कहा जाता है, क्योंकि कोशिका के अंदर प्रोटीन बनने की पूरी प्रक्रिया होती है। क्योंकि क्योंकि अब ये देखेंगे, क्योंकि कोशिका के अंदर, क्योंकि कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर अंदर प्रोटीन प्रोटीन बनने की, प्रोटीन बनने की, क्योंकि प्रोटीन के अंदर प्रोटीन बनने की पूरी प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया होती है, पूरी प्रक्रिया होती है, पूरी प्रक्रिया होती है। तो हम इस प्रकार देखें राइबोसोम, राइबोसोम तो हम मेन हिट बता रहे हैं, तो जो बता रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है। तो राइबोसोम में हो गया इसे प्रोटीन का निर्माण का कारखाना। तो यहाँ से क्वेश्चन ए वाला बन सकता है, इसे प्रोटीन का, पूछ सकता है किसे प्रोटीन निर्माण का कारखाना कहा जाता है, तो राइबोसोम हो गया। इसे क्योंकि क्योंकि वाला ध्यान दीजिए, इसे कोशिका के अंदर प्रोटीन के बनने की पूरी प्रक्रिया होती है, तो इसीलिए इसे कारखाना कहा जाता है। तो अगली हेडिंग हम देखेंगे रिक्तिका। रिक्तिका क्या होती है? छठवीं हेडिंग देखेंगे रिक्तिका। अब ये रिक्तिका क्या होती है अभी बताएंगे आपको। रिक्तिका, अब रिक्तिका, ये रिक्तिका क्या होती है? रिक्तिका क्या होती है? इसे कोशिका का स्टोर हाउस कहा जाता है। रिक्तिका को कोशिका का स्टोर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यह पदार्थों का संग्रह करता है। इसे इसे कोशिका का स्टोर हाउस लिख सकते हैं। इसे इसे कोशिका कोशिका का इसे कोशिका का स्टोर हाउस, स्टोर हाउस, कोशिका का स्टोर हाउस कहा जाता है, कहा जाता है, क्योंकि क्योंकि यह पदार्थों का संग्रह करती है, क्योंकि क्योंकि यह पदार्थों का पदार्थों का पदार्थों का संग्रह संग्रह करता है। तो इस प्रकार हम देखें रिक्तिका, रिक्तिका क्या होती है? ये कोशिका का स्टोर हाउस कहा जाता है, क्योंकि पदार्थों का संग्रह करती है।
तो इस प्रकार रिक्तिका के बारे में आप देखें तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, किसे कोशिका का स्टोर हाउस कहा जाता है, किसे कोशिका का स्टोर हाउस कहा जाता है, तो रिक्तिका को, तो रिक्तिका को, तो रिक्तिका को ही कहा जाता है कोशिका का स्टोर हाउस। तो हम ये पांचवी थी, अब आगे हम देखेंगे अगली हेडिंग क्या थी। प्रमुख कोशिकांग में अगली हेडिंग हम देखेंगे लवक। अभी लवक क्या होती है, अगली हेडिंग हम देखेंगे लवक। लवक, लवक, लवक क्या होती है, या पादप कोशिकाओं में द्रव्य पाए जाते, या पादप कोशिकाओं के द्रव में पाए जाने वाली दोहरी झिल्ली कोशिका होती है। एक पादप कोशिकाओं में यह पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाली जाने वाली जाने वाली जाने वाली जाने वाले दोहरी झिल्ली दोहरी झिल्ली कोशिका है, दोहरी झिल्ली कोशिका है। ये पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाली दोहरी झिल्ली कोशिका है। अब लवक, लवक 3 प्रकार के होते हैं, हम देखेंगे लवक के प्रकार, लवक के प्रकार, लवक के प्रकार। अब प्रकार में देखेंगे 3 प्रकार, 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या है, हरित लवक, हरित लवक, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक क्या होते हैं, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, पत्तियों में क्लोरोफिल नामक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। पत्तियों में, इसको यहाँ पत्तियों में पत्तियों में क्लोरोफिल नामक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है पत्तियों में, क्लोरोफिल नामक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए क्लोरोफिल को कोशिका का किचन कहा जाता है, कोशिका का किचन कहा जाता है। क्लोरोफिल का मुख्य मैग्नीशियम है, यहाँ मैग्नीशियम होता है। तो इस प्रकार हम देखें लवक में, लवक क्या होता है, लवक एक पादप कोशिकाएं पाए जाने वाली दोहरी झिल्ली कोशिका होती है। लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, हरित, तीनों के नाम नहीं लिखे, इसे बता देते हैं। पहला हरित लवक, दूसरा वर्णी लवक, और तीसरा जो है अवर्णी लवक।
अवर्णी लवक। तो लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। तो हरित लवक में हम देखें पत्तियों में क्लोरोफिल नामक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए क्लोरोफिल को कोशिका का किचन कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कोशिका का किचन किसे कहा जाता है? तो हरित लवक को। क्लोरोफिल का मुख्य अवयव मैग्नीशियम है, Mg मैग्नीशियम है। तो हम आगे देखेंगे वर्णी लवक। अभी देखेंगे वर्णी लवक। अभी वर्णी लवक क्या होता है? अभी देखेंगे वर्णी लवक। वर्णी लवक, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट। अभी क्या होता है? इसी लवक के कारण फलों तथा फूलों का रंग आता है। तो हम लिख सकते हैं इसी लवक के कारण फूलों में लाल, पीले, हरे रंग और फलों में भी रंग आते हैं, इसी लवक के कारण। तो हम लिख सकते हैं इसी लवक के कारण, इसी लवक के कारण, इसी लवक के कारण फलों तथा फूलों में रंग आता है, रंग आता है, रंग आता है। कुछ फलों में पाए जाने वाले क्रोमोप्लास्ट, कुछ फलों में पाए जाने वाले क्रोमोप्लास्ट है। तो हम जैसे में कुछ क्रोमोप्लास्ट को देखेंगे उदाहरण के रूप में, जैसे टमाटर हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर, मेहंदी, सब में कैसे किसके कारण रंग आते हैं? तो इसी क्लोरोप्लास्ट के कारण। तो हम एक एक को देखते हैं। सेब और बैगन में, सेब और अभी बैगन में किस ये होता है? एंथ्रोसाइनिन, एंथ्रोसाइनिन के वजह से सेब और बैगन में कलर आते हैं। अगला देखेंगे टमाटर। टमाटर में लाइकोपीन, टमाटर में लाइकोपीन और गाजर में कैरोटीन, गाजर में कैरोटीन। और अगला देखेंगे चुकंदर। चुकंदर में विटामिन के कारण होता है। और अगला देखेंगे मेहंदी में लासोन के कारण होता है, लासोन के कारण। अगला देखेंगे गेंदा में जैंथोफिल, और एक होता है लाल मिर्च। लाल मिर्च में कैप्सोनीन होता है। तो इसका देखें प्रमुख जो के कारण होने वाला एंथ्रोसाइनिन, और टमाटर में लाइकोपीन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन, और मेहंदी में लाइकोसोन, और गेंदा में जेंथोफिल, लाल मिर्च में कैप्सोनीन। तो इसी की वजह से इनमें रंग आते हैं। अब अगला देखेंगे अवर्णी लवक।
अवर्णीय लवक। अगला देखेंगे अवर्णीय लवक। तीसरा अवर्णीय लवक। अवर्णीय लवक ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णीय लवक आलू में कार्बोहाइड्रेट इसी की वजह से होता है और दालों में प्रोटीन। यह अवर्णीय लवक जैसे आलू में कार्बोहाइड्रेट आलू में कार्बोहाइड्रेट के रूप में और दालों में प्रोटीन के रूप में दालों में प्रोटीन के रूप में तथा सरसों में वसा के रूप में इकट्ठा होता है। तो हम देखें हरित लवक, वर्णीय लवक और अवर्णीय लवक। ये अवर्णीय लवक, तीसरा अवर्णीय लवक में यह अवर्णीय लवक से आलू में कार्बोहाइड्रेट के रूप में, दालों में प्रोटीन के रूप में तथा सरसों में वसा के रूप में पाया जाता है, इकट्ठा होता है। तो इस प्रकार हम अगले क्लास में देखेंगे केंद्रक के बारे में देखेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद दोस्त।